हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को, या जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ये आप लोगों के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा और डेरिवेशन इसकी बताऊंगा कि किस तरह से इसको डिराइव किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो होगा इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस वजह से ये भी आपके जहन में होने चाहिए। इंशाल्लाह आगे जाके वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सारे करवाऊंगा, तो लिहाजा आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ पर इसको फिट कर सकते हैं और साथ में डेरिवेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो लिहाजा आपने इसको लाइट नहीं लेना, सही कंसंट्रेट करके इसको समझना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से ड्राइव की गई, या आइडियल गैस इक्वेशन किसको कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फोर वेरिएबल्स, दैट इज वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। यानी आइडियल गैस इक्वेशन इस तरह से कंबाइन की गई है, इस तरह से ली गई है, एक ऐसी कंबाइन इक्वेशन है कि जिसके अंदर हम चार वेरिएबल्स को, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस को हम आपस में कंबाइन करते हैं और एक नई इक्वेशन हमारे पास आती है, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन या जर्नल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो अब इसकी डेरिवेशन में देखते हैं। अभी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन में हम तीन लॉज को आपस में कंबाइन करेंगे। एक हमारे पास होगा बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, और तीसरा हमारे पास लॉ होगा अवोगाड्रोस लॉ। इन तीनों लॉज को हम आपस में कंबाइन करके एक नई इक्वेशन लाएंगे, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। अब क्योंकि ये लॉज आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, 9-10 में भी पढ़े हैं, तो लिहाजा यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको जनरल गैस इक्वेशन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ताकि उन पर एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की गई। सो इट इज़ ड्राइव बाय द कम्बिनेशन ऑफ बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ये सबसे पहले आपने यहाँ पर इस हेडिंग के नीचे लिखना है। अब सबसे पहले हम पहले लॉ को इसके अंदर कंबाइन करेंगे। वो कौन सा लॉ है? वो है हमारे पास बॉयस लॉ। तो बॉयस लॉ क्या कहता है, आपने पढ़ा है 9-10 के अंदर भी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, जो बॉयस लॉ है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास बॉयस लॉ क्या आती है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 हम आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। यानी जो वॉल्यूम है किसी भी फिक्स मास ऑफ अ गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर ऑफ अ गैस के। और यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उस गैस के, वो कांस्टेंट होंगे। तो टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर और एन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी एक ऐसा बॉयस लॉ, एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर हम कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, यानी उस गैस के क्या करते हैं कि जो उसका वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है उसके प्रेशर के। तो ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन जो बॉयस लॉ से हमें मिली। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मैं ऊपर लिख भी देता हूँ बॉयस लॉ, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो बॉयस लॉ की है, बॉयस लॉ। अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो है चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां पर आप गौर करें तो बॉयस लॉ में हमने कहा कि जो बॉयस लॉ है वो कैरी आउट होता है एट इन द प्रेजेंस ऑफ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। लेकिन चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, जबकि उसका जो रिलेशन बनता है वॉल्यूम, किसी भी गैस की वॉल्यूम का, वो टेम्परेचर के साथ बनता है। तो लिहाजा आपने ऐसे डेफिनेशन इसकी लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ में हम इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, वाइल कंडीशन क्या है कि जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दो लॉ से। अब तीसरा लॉ देखते हैं हमारे पास क्या है। तीसरा लॉ है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस से ताल्लुक रखता है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। अब एवोगाड्रोस लॉ यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं उसके ऊपर। तो एवोगाड्रोस law. According to Avogadro's law, at constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to number of moles.
अब ऊपर दो लॉस में हमने एक में टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, दूसरे में हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया, लेकिन एवोगाड्रोस लॉ में हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रख के जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेते हैं नंबर ऑफ मोल से। यानी एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो जाता है ये तीन लॉज। अब इन तीन लॉज को जिस वक्त भी हम कंबाइन करेंगे आपस में एक इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी, एक नया फार्मूला आएगा जिसको हम जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कंबाइनिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब हम इन तीनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपने ऊपर देखना है कि हमारे पास क्या आएगा। जब तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाता है। वॉल्यूम तीनों में सेम है तो हम वैसे ही सेम ले लेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, जो हमारे पास आया था बॉयस लॉ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बॉयस लॉ ये हमारे पास आ गया। उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये हमारे पास आ गया चार्ल्स लॉ की इक्वेशन। और यही वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस के, ये हमारे पास आ गया एवोगाड्रोस लॉ। अब तीनों इक्वेशन को हमने आपस में कंबाइन कर दिया है। यहाँ पर आपने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान नहीं डालना, साइन नहीं डालना, क्योंकि हमने पहले डाल दिया है। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पर मेरे से गलती होगी लिखने में। क्यों नहीं यहाँ पर हम डाल रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में डाल दिया है, क्योंकि तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर रहे हैं तो लिहाजा एक ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डालेंगे और आगे जो है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों इक्वेशंस को हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपने करेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको हमने हटाना है और यहाँ पर इसके कांस्टेंट लगाना है। तो ये वी वैसे ही नीचे आएगा वॉल्यूम। इस प्रोपोर्शनैलिटी के हटाने के लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान डालेंगे और यहाँ पर हम कांस्टेंट डालेंगे, और यहाँ पर हम जो कांस्टेंट आएगा वो आर कांस्टेंट होगा। वो क्या है वो उसकी बात करते हैं। पहले मैं इक्वेशन को पूरा लिख देता हूँ। तो 1/p ऐसे ही आ गया इंटू टी इंटू एन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि ये जो p है ये जो डिवाइड हो रहा है p प्रेशर, इसको हम यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी एन। इसको इक्वेशन आप 5 का नाम दे दें। यहाँ तक आपने समझ लेना है अच्छी तरीके से। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या आर टी एन, जिस तरह से भी आप इसको पढ़ें। उसके बाद इक्वेशन 5 में अगर आप गौर करें तो ये जो एन है, ये आर है, जो ये पूरी जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस इक्वेशन को शो कर रही है या जनरल गैस इक्वेशन को शो कर रही है। और ये जो आर है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये आर है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर जर्नल गैस या आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो 5 इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन या जर्नल गैस इक्वेशन। जबकि ये जो आर है इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जर्नल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि इसके आगे जाके हम एप्लीकेशंस देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, उसमें हम इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके हवाले से बड़े क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 5 को लेते हैं और अगर ये जो n आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। अगर हम फॉर अ गैस एक पार्टिकुलर हम गैस लेते हैं और उसका 1 मोल लेते हैं किसी भी गैस का, लिहाजा हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हमारे पास ये 5 इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो हमारे पास जो 5 इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि हम n की जगह पर जैसा 1 मोल लगाएंगे तो हमारे पास आर टी बच जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लेना है। अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकालते हैं जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालते हैं। अब R को यहाँ पर ही आप छोड़ें, वो ये जो T है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय T। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7। ये किसकी इक्वेशन है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मालूम करने की इक्वेशन है। यानी ये वो फार्मूला है जिससे आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसी भी क्वेश्चन के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम
थोड़ा सा और इसको जनरलाइज फॉर्म की तरफ लेके जाते हैं इस आइडियल इक्वेशन को। अब फॉर इनिशियल स्टेट जो इक्वेशन 7 जो इक्वेशन हमारे पास है 7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर आपने गौर करना है कि आर हमारे पास जो है कांस्टेंट है और इनिशियल वैल्यूज़ हैं। इनिशियल वैल्यूज़ को शो करने के लिए मैं यहाँ पर P1 लिख देता हूँ और V1 लिख देता हूँ, जबकि टेम्परेचर हम ले लेते हैं T1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसके अलावा इसको हम नाम देते हैं 8 इक्वेशन का। और इसके अलावा अगर मैं फाइनल इक्वेशन दूँ, यानी ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं इन इसकी गैस की और ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। फाइनल वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 और इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ 9 इक्वेशन का। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, यानी किसी भी गैस का इनिशियल वैल्यूज़ और फाइनल वैल्यूज़, इन दोनों को जैसा हम आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये जो आर है वो कांस्टेंट है, तो लिहाजा हमारे पास इक्वेशन क्या निकल जाएगी, वो निकलेगी P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जनरलाइज फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है। और अब अगर आप पे बोर्ड के एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, तो आपने इसी तरह से, जिस तरह से मैंने इसको सारा कैलकुलेट किया, डिराइव किया, इसी तरह से आपने करना है और इस जनरलाइज फॉर्म तक आप इसको लेके आएंगे। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये जो फार्मूला है, इसको हम कहते हैं कि जनरलाइज फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन की या जनरल गैस इक्वेशन की। तो ये तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस पर जाते हैं, एप्लीकेशन पर जाते हैं जनरल आइडियल गैस इक्वेशन की। तो आइडियल गैस इक्वेशन की 4 बेसिक जो मेन हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं वो कुछ इस तरह से है कि हम इसकी जो है इसको यूज़ करते हुए, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ आर जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कैलकुलेट करते हैं। यानी ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इस आइडियल गैस को इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से ये जो आर की वैल्यू है हम एसआई सिस्टम में भी कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा हम डेंसिटी ऑफ अ गैस मालूम कर सकते हैं और मास ऑफ अ गैस मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ये एप्लीकेशंस जो हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, जिसमें हम पूरी इसकी जो आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जो मैं न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आया हूँ जो आइडियल गैस इक्वेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें क्योंकि फार्मूलाज चूज़ होंगे तो वहीं पर मैं आपको इनकी एप्लीकेशंस भी बता दूंगा। लेकिन जो वैल्यू ऑफ आर है जो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए थोड़ा क्योंकि लंबा प्रोसेस है, क्योंकि उसमें जो कन्वर्जन है यूनिट्स का वो यूज़ होगा, तो वो अलग वीडियो में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो हम बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, न्यूमेरिकल्स की तरफ हम जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने अपने पास यहाँ पर लिख के रखे हैं, ये आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि ये सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल आता है आपकी बुक के अंदर, जो एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 300 टॉर प्रेशर एंड अ 550 टेम्परेचर इज हीटेड अनटिल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 70 टॉर। व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस। यानी यहाँ पर ये आपने क्वेश्चन को देख लिया। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने चला हूँ कि सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास हो तो सबसे पहले आपने जो है उसका गिवन डेटा लिखना है। तो यहाँ पर मैं गिवन की आपने हेडिंग देनी है और सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिख देना है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि V1 से, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्लियर होगा आगे। और ये जो है हमारे पास ये दूसरी वैल्यू दी हुई है, फाइनल वैल्यू दी हुई है वॉल्यूम की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे V2 इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रेशर की इनिशियल वैल्यू दी हुई है। तो प्रेशर की हम इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं जल्दी से, वो है हमारे पास 300 टॉर। और इसी तरह से प्रेशर की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है, वो क्या है हमारे पास, वो 700 टॉर है, 700 टॉर। तो ये तो सबसे पहले आपने लिख दी सारी वैल्यूज़ जो गिवन थी। और इसके अलावा हमें जो इनिशियल वैल्यू है टेम्परेचर की वो भी गिवन है, वो भी हम लिख सकते हैं, वो है हमारे पास 50 केल्विन। तो यहाँ पर ये जो सेंटीग्रेड में दी हुई है इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो आपको पता है कि केल्विन के अंदर हम कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, सिंपली 273 के साथ प्लस कर देते हैं और हमारे पास जो है केल्विन के अंदर ये टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेम्परेचर 323 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो है
वो हम फार्मूला को यूज़ करके फाइनल जो टेम्परेचर है इस गैस का वो हम मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन की आप हेडिंग देंगे, तो आप यहाँ पर आप यूज़ करेंगे जनरल गैस इक्वेशन को। जनरल गैस इक्वेशन की मैंने आपको बताई थी, जो हमारे पास जो बिल्कुल ही जनरलाइज फॉर्म है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ पर आप फार्मूला आपको याद होगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। अब ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम इस गैस के फाइनल टेम्परेचर को जो है मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप गौर करें तो T2 जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा T2, और यहाँ पर और जो वैल्यूज़ हैं वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम इक्वेशन ले लेंगे, P2 V2 T1 डिवाइडेड बाय P1 V1। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला जिसके थ्रू हम इसकी जो है किसी भी गैस की जो वैल्यू है टेम्परेचर की, फाइनल हो या इनिशियल हो, हम उसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर आप ये जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है इनको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, क्योंकि और भी बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स को देखना है, तो लिहाजा मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताता हूँ। जिस ये आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर इनपुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल टेम्परेचर वो आ जाएगा 2009.7 केल्विन। तो ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस वक्त भी टेम्परेचर की बात आए तो टेम्परेचर को आपने ज़रूर केल्विन में चेंज करना है, उसके अलावा आपका ये जो क्वेश्चन है वो ख़राब हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी टेम्परेचर की वैल्यू है तो उसको आपने सबसे पहले केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस फार्मूला को, इस जनरलाइज फॉर्म को आइडियल गैस की यूज़ करते हुए आप इस किसी भी फाइनल टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पर आया है क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 750 mm ऑफ Hg प्रेशर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है डेंसिटी का, क्योंकि एक जो एप्लीकेशन है जनरल गैस इक्वेशन की वो ये भी है कि वो डेंसिटी ऑफ गैस भी मालूम करता है। वो किस तरह से करता है वो यहीं पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। टेम्परेचर हमारे पास है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड है, इसको हम जिस वक्त केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे +273 करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 293 केल्विन। ये टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। इसके अलावा हमें प्रेशर की वैल्यू दी है, वो कितनी दी हुई है, 750 mm ऑफ मरकरी, और इसको हम जिस वक्त कन्वर्ट करेंगे ATM के अंदर तो आपको कन्वर्जन यूनिट्स की जो कन्वर्जन है वो आनी चाहिए। वो किस तरह से करेंगे, जब भी हम mm ऑफ Hg से जो है वो ATM की तरफ जाएंगे तो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम डिवाइड कर देंगे 760 के साथ। 760 के साथ ATM यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रेशर की इन ATM। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.98 ATM। तो यहाँ से आपने कन्वर्जन ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब भी mm ऑफ Hg के अंदर गिवन हो कोई भी वैल्यू प्रेशर की तो उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू ATM। वो किस तरह से करेंगे, 760 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमने, क्योंकि हमें गैस गिवन है वो SO2 गिवन है, तो यहाँ पर आपने उसका मालिकुलर मास भी यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि आगे जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसके अंदर मालिकुलर मास और मोलर मास बहुत ज़्यादा अहम होगा। तो मालिकुलर मास क्या होगा हमारे पास, मालिकुलर मास यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मालिकुलर मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू 64 AMU। इन टर्म ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट, हमारे पास जो मालिकुलर मास है SO2 का वो 64 है। ये भी आप फर्स्ट चैप्टर में स्टाइकोमेट्री में आप पढ़ के आए हैं कि जो यहाँ पर जो इनके एटॉमिक मासेस हैं उनको आपने ऐड करके यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब इन टर्म ऑफ अब इसकी हम मोलर मास देखें, मोलर मास ऑफ SO2, तो मोलर मास जो है SO2 का वो क्या होगा हमारे पास, वो भी 64 होगा, लेकिन ग्राम पर मोल की यूनिट में आ जाएगी। किस तरह से आएगा यहाँ पर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरह से मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के मालूम करने का। अब यहाँ पर क्योंकि हमने मोलर मास निकालना है, जैसा कि हमने ऊपर निकाला है, तो मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, मोलर मास M से मैं शो कर रहा हूँ इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स।
अब यहाँ पर अगर आप इससे मोलर मास की अगर आप यूनिट निकालें तो वो क्या बनेगी, मास की क्या यूनिट है ग्राम, और मोल की क्या आ जाएगी पर मोल। तो हमारे पास जो मोलर मास की जो हमारे पास यूनिट है वो आ जाएगी ग्राम पर मोल। तो लिहाजा इस वजह से मैंने यहाँ पर जो यूनिट लिखी है मोलर मास की वो ग्राम पर मोल लिखी है। तो ये आपने समझ लेना है। अब हम जाते हैं आगे और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो हमने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है, वो बाज़ औक़ात तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं होती। तो लिहाजा जो आर की वैल्यू है, जनरल गैस इक्वेशन की वैल्यू है, वो हम कैलकुलेट भी करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर, लेकिन वो आपको याद होनी चाहिए। तो जनरल गैस इक्वेशन या जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आपको जनरल गैस कांस्टेंट की ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होती है। इसको अब सारे जो गिवन डेटा है हम इसको यूज़ करके एक फार्मूला के अंदर हम इसको जो है डेंसिटी इसकी मालूम कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास डेंसिटी मालूम करनी है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू जो है फाइंड करनी है हमने, तो हम एक जनरल जो गैस इक्वेशन है उसको यूज़ करते हैं। तो एज फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स मैंने अभी आपको पीछे बताया फार्मूला के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या निकल आएगी कि PV इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू R इंटू T। अब यहाँ पर आप गौर करें तो ये जो M है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, P मोलर मास इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय V इंटू RT। अब यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, क्योंकि हम डेंसिटी मालूम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी हम कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो वैल्यू आप यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं डेंसिटी की। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, PM इज इक्वल टू D इंटू R इंटू T। अब ये जो D की वैल्यू है यहाँ पर ही आप D छोड़ें और ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PM डिवाइडेड बाय RT। अब ये जो इक्वेशन है डेंसिटी की, इसको यूज़ करके हम किसी भी गैस की जो डेंसिटी है उसको मालूम कर सकते हैं। तो आपने ये डेरिवेशन पूरी याद रखनी है कि किस तरह से हमने डेंसिटी के लिए फार्मूला निकालना है जनरल गैस इक्वेशन के फार्मूला से। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जनरल गैस इक्वेशन से इस फार्मूले को निकाला। अब इसके अंदर जितनी भी गिवन वैल्यूज़ हैं उनको आप डालेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर निकल आएगा। तो क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो लिहाजा मैं नहीं डालता, आप खुद इसको जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने दी हैं आपको, इनको सारी को पुट करके आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका आंसर सही निकला है या सही नहीं निकला। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कुछ और जो है न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे पास रह गए हैं, लेकिन जो अगली वीडियो अगर आपने चाहा, आपने मुझे कमेंट में लिख के भेजा कि आप चाहते हैं कि और वीडियोज़ भी बनाएं इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं आपके उस टॉपिक के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं जनरल गैस इक्वेशन की, उनके अंदर वो जो न्यूमेरिकल्स हमारे से रह गए हैं उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो लिहाजा आपने बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना। तो आज की वीडियो इतनी थी जिसके अंदर हमने जनरल गैस इक्वेशन को देखा, उसकी डेरिवेशन को देखा और कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को भी देखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह नेगमान।